स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अदिति द PYQ मेंटोर पर, जहां से हम एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर में, उससे भी प्रीवियस ईयर में, उनको हम क्या करेंगे, जो जीके और जीएस के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस हैं उनको डेप्थ में एनालाइज करेंगे, ताकि जो आने वाला एग्जाम है, देखिए आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम जो जीके और जीएस के क्वेश्चन है उनको डेप्थ में एनालाइज करेंगे। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, समझ गए होंगे कि हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। अभी हमारी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच आपका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उससे आपका 60 to 70% जो सिलेबस है, एक तो वो कवर होगा, जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं, साथ ही साथ वो भी इससे क्या होंगी, रिवाइज होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है, और आप इस क्वेश्चन पेपर को चेकआउट कर सकते हैं। जो अभी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का, आई होप 20 फरवरी का शायद, तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला ही एग्ज़ाम है। और पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है। अब देखिए पूछा है क्वेश्चन, विच इंडियन म्यूजिशियन इज द फर्स्ट सिंगर टू गेट द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न। तो इसका यदि हम आंसर की बात करें तो क्या होगा, MS सुब्बू लक्ष्मी। जो MS सुब्बू लक्ष्मी है वो क्या है, भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने भारत रत्न, पहला गायक भारत रत्न जिन्हें मिला है, जिनका दूसरा नाम क्या है, देखिए इनका मैडम का दूसरा नाम क्या है, मधुरे षणमुख वादिवु सुब्बू लक्ष्मी, और इन्हें भारत रत्न मिला 1998 में। जो भारत रत्न है वो क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या होता है ये, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत हुई 1954, और यदि पर्टिकुलर डेट की बात करें तो 2 जनवरी 1954 से ये दिया जाना शुरू हुआ। और यदि देखिए जो ऑप्शंस हैं, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत रत्न किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला तो आपका कला के क्षेत्र में, दूसरा साहित्य, तीसरा विज्ञान, ये सब चीजें मेंशन की गई हैं यहाँ पर। कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो भारत रत्न है ये दिया जाता है। ऑप्शन की बात करें तो ये जाकिर हुसैन जी हैं, जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है 15 दिसंबर 2024 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है एग्जाम में। इनको 1963 में भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते थे और क्या आगे बन सकते हैं, उनको हम आगे फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन डांसर वॉन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर ओडिसी डांस इन 2018। देखिए 2018 का क्वेश्चन पूछ लिया है, 2018 के करंट से क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन पूछा है किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो किसने जीता था, ये जीता था सुरूपा सेन ने ही जीता था। और यदि हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, डॉक्टर अरुणा मोहंती, ये किससे, कौन से नृत्य से जुड़ी हैं, ये ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि अरुणा मोहंती किस नाटक एकेडमी से जुड़ी हैं, किस राज्य के नृत्य एकेडमी से जुड़ी हुई हैं। इस तरह का यदि क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा, ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों या जैसा भी मामला हो वर्ष की आयु के बीच प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। देखिए क्या है, कौन सी एज ग्रुप के बच्चे, 6 से और जो 14 साल तक के बच्चे हैं, 14 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं उनका क्या है, उनका यदि हम कहें उनका फंडामेंटल राइट भी है, मौलिक कर्तव्य में भी आता है, और ये DPSP में भी आता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। कहाँ, भारतीय संविधान में। ये मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य 11, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 51A में जिनको क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। और यदि इसी
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा इसको जोड़ा गया कि जो 6 से 14 साल तक की एज के जो बच्चे होंगे उनको क्या है, फ्री एजुकेशन का अधिकार है, फ्री एजुकेशन उनको दी जाए। पहले जो हमारे मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, पहले 10 हुआ करते थे, 11th जोड़ा गया है। 11th को आप कहें तो 11 के, पर्टिकुलर इसका नेम क्या है, 11 के, जिसमें जो बात करता है 6 से 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जो सबसे प्रारंभिक लेखन शैली है उसका नाम है इंडस स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट सिंधु लिपि जिसे आप कह सकते हैं, और जिसका जो टाइम पीरियड है क्या है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और ये कहाँ पे लाई करती थी, वर्तमान के रेस्पेक्ट में, प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो पाकिस्तान और आपका उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसमें ये आपको लाई करती है, उसमें ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया है या प्राचीन मिस्र, ये क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, इस ये जो हम सभ्यता की जिसका जिक्र कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता, इसके जो प्रमुख स्थल है इसमें क्या है, एक तो आपका हड़प्पा है, क्वेश्चन यदि बनता है तो आप प्रिपेयर रहें, हड़प्पा है। दूसरा मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, और आपका धोलावीरा, लोथल, ये सब क्या है, इसकी फेमस है, ये सब क्या है, इसकी फेमस साइट है। ठीक है, बाकी ये सीधा सीधा पूछा है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए ब्राह्मी लिपि, संस्कृत लिपि, पाली स्क्रिप्ट, इससे यदि क्वेश्चन अराइज होते हैं तो आपने जो चीजें अभी तक पढ़ी होंगी आप उनको एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर सकते हैं, हो सकता है भविष्य में इनसे क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए क्या है, एक रिजर्वेशन बिल आया है, कब आया है, 2023 में, और ये क्या, यदि इसकी बात करें, ये है आपका 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन है, जो बात करता है किसकी, 1/3 जो सीट है वो आरक्षित है, किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में, किसके लिए, महिलाओं के लिए। सरकार, आप जानते हैं सरकार क्या कर रही है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, उसके रेस्पेक्ट में सरकार ने ये संविधान संशोधन किया है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की सीटें आरक्षित हो, 1/3 सीटें उनको क्या की जाए, उनके लिए आरक्षित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृत्यक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के बिंदादीन किस घराने से, पूछा गया है कि किस घराने से ये जुड़े हुए हैं। ये हैं आपके लखनऊ घराने से, लखनऊ घराना, या आप कहें कालका बिंदादीन घराना, इसका पुराना नाम क्या है, कालका बिंदादीन घराना। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो कथक है ये क्या है, भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य है, कितने नृत्य हैं भारतीय, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे, और उनमें से एक है कौन सा, कथक। बाकी कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बाकी सभी जानते हैं क्या है। एक जो आपके अलग अलग राज्य से टोटल 8 बनते हैं, जो रिसेंट में जो ऐड हुआ है वो कौन सा हुआ है, जो असम से है उसको ऐड किया गया है, रिसेंट में जो ऐड हुआ है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक कथक है, और उससे रिलेटेड है पंडित बिरजू महाराज, जो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AAF विश्व चैंपियनशिप डैश करके से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। देखिए जो IAAF है ये क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ये है आपका अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, जिसको आप विश्व एथलेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, और 1997 से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है, जो ऑर्गेनाइज की जाती है एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जरा, जो ऑर्गेनाइज की जाती है एवरी 2 ईयर,
एवरी 2 ईयर इसको ऑर्गेनाइज की जाती है, और जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की गई थी 1983 में हेलेंस्की फिनलैंड में, 1983 में हेलेंस्की फिनलैंड में। तो ये आईएएफ को आप एक बार देख के जाइएगा। इस बार ये क्वेश्चन बन रहा है, नेक्स्ट टाइम ये बन सकता है कि पहली बार कब आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई? देखिए योजना आयोग वही आपका 5 ईयर प्लान। अब क्या है, योजना आयोग के प्लेस पर क्या आया 2015 में? नीति आयोग, जिसे क्या जानते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में नीति आयोग योजना आयोग के प्लेस पर नीति आयोग को लाया गया। स्थापना वर्ष जिसका पहले से ही मेंशन है। उसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। आप देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा, वो हमने शायद पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसका अवधि थी 1951 से 1956 तक। ऐसे ही जो सेकंड था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान, उसकी अवधि थी 1956 से 1961 तक। किस मॉडल पर आधारित था? पहला और दूसरा ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इनसे काफी बार क्वेश्चन बने हैं और आगे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप थोड़ा सा जो पहले चीजें पढ़ रखी हैं या अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जिसे निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही बारस त्योहार है जो हिंदू त्योहार दिवाली के ही समान है, जिसको सेलिब्रेट करती है जनजातियां आपकी वारली एंड कोकना। वारली और कोकना ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में आपको देखने को मिलेंगी, महाराष्ट्र और गुजरात में, और ये बारस हिंदू त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो जो रंगास्वामी कप है ये आपका संबंधित है हॉकी से। हॉकी से रंगास्वामी, और हॉकी से जो अदर कप एसोसिएटेड है उनको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगा खां, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ये कुछ ट्रॉफीज हैं जो हॉकी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट है। अदर ऑप्शन को भी देखते हैं। जैसे फुटबॉल दिया है, देखिए फुटबॉल से जो फेमस जो रिलेटेड ट्रॉफी है वो कौन सी? संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, रोवर्स कप, बेगम हजरत महल और विट्टल ट्रॉफी, ये फुटबॉल के कुछ प्रसिद्ध कप हैं। टेनिस से देखिए, जैसे टेनिस से क्या है? डेविस कप, व्हाइटमैन कप, ग्रैंड प्रिक्स। बैडमिंटन से थॉमस कप, उबेर कप और सुदीरमन कप। तो ये कुछ बैडमिंटन से एसोसिएटेड कप हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज एन इनिशिएटिव बाय। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC द्वारा एक पहल है। क्या है ये? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड क्या है ये? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ खास है नहीं, जो भी था वो सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन बना है, उसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से आया हुआ क्वेश्चन, और ये पिछले कई सालों में अलग अलग जो एग्जाम हुए हैं उनमें देखने को मिला है। पूछा गया है मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप कौन सा है? देखिए जो मुद्रा आपूर्ति है उसका सबसे अधिक उपयोग यदि किया जाता है तो वो कौन सा है? ये कुछ टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स में जिनको यूज किया जाता है मुद्रा आपूर्ति में। जैसे ये M3 है, ये भारत में पहली बात तो ये है कि सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एक मापक है M3, और भारत में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा आपूर्ति के मुख्य माप के रूप में M3 का यूज करता है। RBI मुद्रा आपूर्ति के मुख्य माप के रूप में M3 का यूज करता है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि ये M1 क्या है? मुद्रा और मांग जमा जैसे सर्वाधिक तरल रूप में इसका यूज किया जाता है। M2 M1 के अलावा बचत जमा, जो बचत जमा है, बचत जमा, सावधि जमा और गैर संस्थागत मुद्रा बाजार फंड के रूप में यूज किया जाएगा। M4 जो है ये देखिए M4 M3 के अलावा डाकघर बचत बैंकों में जमा राशियों के लिए यूज किया जाने वाली जो टर्म है वो क्या है? M4।
तो M1, M2, M3 और M4, इससे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है और सीपीओ में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली आर्थिक जनगणना। देखिए आर्थिक जनगणना की बात की गई है। पहली आर्थिक जनगणना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। पूछा गया है कि पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप में नहीं हुई थी, लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में, सभी यूटीज में की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपकी 1977 में। आर्थिक जनगणना कौन सा मंत्रालय करता है? आर्थिक जनगणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, MOSPI। और ये पहली बार कब हुई? 1977 में। उसके बाद 80 में, 90 में, 98 में, 2005 में, 13 में, और जो लेटेस्ट हुई है, लेटेस्ट पूछ सकता है, वो 2020 में हुई है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज के ये क्या थे? संस्थापक थे, जिन्होंने महिलाओं और निचली जातियों के लिए शिक्षा को क्या किया? महिलाओं और नीची जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, उनके लिए काम किया। 1873 की बात है ये, महाराष्ट्र में। और जो उद्देश्य है सत्यशोधक समाज के, देखिए जो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहे वो क्या? समाज में समानता को बढ़ावा देना, असमानता को दूर करना, जाति व्यवस्था को समाप्त करना। और इनके जो नोटेबल वर्क रहे हैं, जिन्होंने नोटेबल वर्क यदि इनके रहे हैं, तो गुलामगिरी सबसे प्रसिद्ध, गुलामगिरी सबसे फेमस है। सीधा सीधा पूछता भी है कि गुलामगिरी किसने लिखी है? वो लिखी है ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए? तो ये हुए रवनीत कौर। CCCI के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व थे? सीधा सीधा पूछा है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तो तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। आज के टाइम में कितनी है? 118 है, या यदि मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में कितनी है? 118 तत्व है। मेंडलीफ ने जब काम किया था तब केवल 63 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है। क्या न्यायाधीश को निलंबित करने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए? पहला क्या है? देखिए भारतीय संविधान क्या है कि यदि उनको निलंबित करना है तो न्यायाधीश को निलंबित करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जी, ऑप्शन पढ़े पहले तो आप। केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, गलत। दूसरा हमने देख लिया। तीसरा, इसमें न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, ये गलत चीज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि न्यायाधीशों को कैसे हम क्या कर सकते हैं? निलंबित, रिमूवल कर सकते हैं उनका। फोर्थ क्या है? न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत ही लचीली प्रक्रिया, नहीं लचीली तो नहीं है, ये क्या है? बहुत ही कठोर है। जो किसमें मेंशन है? आर्टिकल 124 के पार्ट 4 और 217 के पार्ट 1B में मेंशन्ड है कि जो जजेस होंगे उनका रिमूवल कैसे हो सकता है, किस आधार पर हो सकता है। देखिए पहला तो ये है द्रव्य व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उनको रिमूवल किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। दूसरा क्या है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, ये नहीं कि किसी एक सदन में हमने पारित कर दिया और जजेस को हटा दिया उनकी कुर्सी से, नहीं, दोनों सदनों में विशेष बहुमत की प्रक्रिया से ही जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको उनका रिमूवल किया जा सकता है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को इसको लागू किया गया। वो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान सभा ने अपनाया कब और कब लागू हुआ, तो दोनों ही क्वेश्चन आप देख के जाएं, अच्छे से चीजों को रिवाइज करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर हो तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है,
सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ओनली वन, ऑप्शन 2 कहता है बोथ ए एंड 2, और ऑप्शन 3 कहता है ओनली 2, ऑप्शन 4 कहता है नाइदर वन और नाइदर 4। इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा, नाइदर वन नाइदर 4। यानी कि जो दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों ऑप्शन में जो बात कही गई है वो गलत है। सही बात क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए बैडमिंटन की इन्होंने कहा है, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर हो तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट में सर्विस करता है। ये बात गलत है। सही बात क्या है, जो सर्वर होता है वो बाएं ना होके बल्कि दाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते। ये बात गलत है, एक ही तरफ नहीं खड़े होते, तिरछे विपरीत खड़े होते। तो ये सही बात है। आपको यदि ये पता है कि ये गलत बोला गया है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सही चीजें क्या है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले मैं थोड़ा गलत बोल गई थी। देखिए किसको, आप ऑप्शन पढ़ें, ऑप्शन से आप जान जाएंगे। और पर्टिकुलरली जो लोग यूपी से हैं तो वो बेसिकली जानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका एक अलग ही उनका एक पर्सनैलिटी है, उनको जाना जाता है। तो ये जो भय मुक्त राज्य के लिए उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कोई और नहीं हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। और किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित राज्य के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी पॉपुलेशन सेंसस, जनसंख्या जनगणना कहलाती है, जो एवरी 10 ईयर पे ऑर्गेनाइज की जाती है। सभी जानते हैं पहली बार कब हुई थी, 1881 में हुई थी। और अभी 2021 में ये जनगणना होनी थी लेकिन हुई नहीं, किसकी वजह से, कोरोना के कारण ये नहीं हुई। जो रिसेंट हुई थी वो 2011 में हुई थी। और उन्हीं के जो आंकड़े आए हैं उन्हीं के आधार पे हम चीजों को देखते हैं कि कहाँ का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, किस राज्य में लिटरेसी रेट कितना है, किस राज्य में लिटरेसी रेट डाउन है, कम है। तो अभी हम 2011 में जो सेंसस हुआ था उसी के आधार पर चीजों को देखते हैं। अभी 2021 में होनी थी, वो हो नहीं पाई है। देखते हैं अब 2025 से 26 में जब भी उसके आंकड़े आएंगे तब वो सामने आएगा। तो जो 2021 में नहीं हुई वो किसकी वजह से नहीं हुई, कोरोना के कारण नहीं हुई। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंदी घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही आसान है और आप इससे अवेयर हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा ये एसएससी जीडी एग्जाम कंडक्ट होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है वो भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में जो भी कमियां रही हैं, इस पहले लेक्चर में जो कमियां रही हैं उनको दूर कर सकूं, उन पे काम कर सकूं।